Hello students, today we will continue with digestion and absorption part 6. In our previous lecture, we covered the topic of digestion in the oral cavity and stomach, and in today's class we will cover digestion in the small intestine. In the small intestine, various types of movements are generated by the muscularis layer of the small intestine. As I told you in my previous lecture, the muscular layer in the alimentary tract that contracts and relaxes, and that produce shaking movement to the stomach. जैसे स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ने शेकिंग मूवमेंट प्रोड्यूस की थी, ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मस्कुलर लेयर कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से शेकिंग मूवमेंट प्रोड्यूस होती है. एंड दीज मूवमेंट्स हेल्प इन ए थोरो मिक्सिंग अप ऑफ द फूड विद द बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस. और इस मूवमेंट की वजह से जो फूड होता है वो बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस इनके साथ मिक्सअप हो जाता है. ड्यूडेनम में मैंने पहले भी बताया था, एक लीवर से जूस आता है जिसको बाइल कहते हैं, पैनक्रियाज से जो सिक्रीशंस आते हैं उनको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, और ड्यूडेनम जो अपने सिक्रीशंस रिलीज करती है उनको ड्यूडेनल जूस कहते हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस. One is bile, second is pancreatic juice, and third is intestinal juice. Pancreatic juice and bile are released through the hepatopancreatic duct. I also told you earlier in my previous lectures, bile duct come from the liver. This is common bile duct. And pancreatic duct come from the pancreas. This is pancreatic duct. They both join to form the hepatopancreatic duct. This is hepatopancreatic duct. And bile from the liver and pancreatic juice from the pancreatic duct, they both together enter into the duodenum through this sphincter of Oddi. Now, the pancreatic juice contains inactive enzymes, trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidases. जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. और एंजाइम्स कौन से होते हैं? ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस. ये 3 एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए. Amylases are for the digestion of carbohydrates. Lipases are for the digestion of fats. And nucleases are for the digestion of nucleic acids. Now, trypsinogen is activated by an enzyme enterokinase secreted by the intestinal mucosa into active trypsin. जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है, जैसे ही खाना इंटेस्टाइन के अंदर आता है, म्यूकोजा एक एंजाइम सिक्रीट करती है, एंटेरोकाइनेस. वो एंजाइम जो ट्रिप्सिनोजन पैनक्रियाज रिलीज करती है उसको कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन के अंदर. ट्रिप्सिनोजन वाज इनएक्टिव फॉर्म एंड ट्रिप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म. और फिर ये ट्रिप्सिन बाकी बचे हुए एंजाइम्स को, कीमोट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस है, इनको जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है. तो ट्रिप्सिन बाकी बचे हुए सब एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उन सबको एक्टिवेट करता है. Bile released into the duodenum contains bile pigments. ये पैनक्रियाटिक जूस के बारे में था जो पैनक्रियाज से आता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं.
अब बाइल के बारे में, बाइल आता है लीवर से। लीवर से जो बाइल आता है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। एक बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट 2 टाइप के होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। पिगमेंट because these are the colored substances, so they are called pigments. They are bile pigments. So the yellowish green color of the bile is due to these bile pigments. Second is bile salts, cholesterol and phospholipids, but no enzymes. बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल पिगमेंट्स आर दी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द आरबीसी ब्रेकडाउन। अब ये बाइल पिगमेंट्स कहाँ से आई? बॉडी के अंदर जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, दे कीप्स ऑन ब्रेकिंग डाउन। दे हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल्स का। उसके बाद वे स्प्लीन में ब्रेक डाउन हो जाती है और आरबीसीज के ब्रेकडाउन से जो एंड प्रोडक्ट निकलते हैं वो होते हैं बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। एंड नाउ what will liver do? Liver will excrete these bilirubin and biliverdin through the bile. So these do not help in the digestion. Here liver is excreting these bile pigments through the bile so that they may be excreted through the stools out of the body. Now there is cholesterol and phospholipid in the bile. Cholesterol and phospholipid protect the ductal epithelium from damage due to bile. जो कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड है वो बाइल का क्रोजिव एक्शन होता है। तो ये जो हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट है या कॉमन बाइल डक्ट है या इंटेस्टाइन की म्यूकोजा है उसको जो है डैमेज कर सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड अपना रोल प्ले करते हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड का ये बेनिफिशियल एक्शन है यहाँ पे, और दूसरा ये भी है कि लीवर एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स को, जो ब्लड में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है और फॉस्फोलिपिड्स है, उसको भी इस बाइल डक्ट के थ्रू एलिमिनेट करता रहता है बॉडी से। दैट कीप्स ऑन एलिमिनेटिंग द एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड थ्रू दिस बाइल. So these are the two roles of cholesterol and phospholipid. The main function in the bile in digestion is of the bile salts. Main function is of bile salts. I already told you bile pigments are excreted through the body through the bile, so they do not play a role in digestion. Cholesterol and phospholipids are also eliminated from the body through the bile, but they just play an important role in protecting the ductal epithelium from damage due to bile. Now, what these bile salts do? Bile salts helps in emulsification of the fats. Bile फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। फैट के डाइजेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बाइल। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स। जो फैट होता है, फैट इज हाइड्रोफोबिक, दैट डजंट गेट मिक्सड विद द वाटर इन द इंटेस्टाइन। फैट पानी से मिक्स होता नहीं है। अब जो बाइल होता है, बाइल सोर्स जो होते हैं, इसमें बाइल एसिड्स होते हैं, एंड दीज बाइल एसिड्स हैव, वन इज हेड एंड विच इज hydrophilic and one is tail end which is hydrophobic or lipophilic. So this lipophilic end or hydrophobic end, which is hydrophobic, that is lipophilic, that is lipid loving. This lipid loving end gets connected with the fat globule, but the hydrophilic end on the other side gets attached with the water molecules. So these bile acids or bile salts makes an intermediate layer between the water and the fat globules, because these bile acids have two ends, one is water loving and second is fat loving. Fat loving end of
these bile acids get attached with the fat globule and the water loving end gets attached with the water molecules. This white part, you may understand, this is water. अब क्या होगा? अब वाटर इन एसिड्स को अपनी तरफ खींचेगा बाहर से. So due to this attraction of water molecules, this fat globule will get break down into small droplets. Due to the attraction of water to these hydrophilic ends of the bile acids, क्योंकि ये बाइल एसिड्स का जो हाइड्रोफिलिक एंड है इसको वाटर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से डिफरेंट डायरेक्शन से स्ट्रेचिंग इफेक्ट इस फैट ग्लोब्यूल पे पड़ेगा और जिसकी वजह से ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ये फैट ग्लोब्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा. अब इन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को बोलते हैं मिसल्स. इससे क्या फायदा होगा? इससे जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. उसका फैट ग्लोब्यूल्स का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो लाइपेज एंजाइम्स उन पे आसानी से अटैक कर सकेंगे, उनको आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकेंगे. सो बाइल हेल्प्स इन द action of lipases by the process of emulsification. Next point is the intestinal mucosa epithelium has goblet cells which secrete mucus. जब हमने इंटेस्टाइन की माइक्रोएनाटॉमी की थी तो मैंने बताया था आपको इंटेस्टाइन की सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोजा होती है और उसके अंदर वाली लेयर सब म्यूकोजा होती है. तो जो म्यूकोजा एपिथेलियम है उसमें गोबलेट सेल्स होते हैं जिनमें जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं. द सिक्रीशंस ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोजा along with the secretions of the goblet cells constitute the intestinal juice or succus entericus. तो जो म्यूकोजा के एक तो म्यूकोजा की एपिथेलियल सेल्स और म्यूकोजा विलाई की फॉर्म में होती है इंटेस्टाइन में और विलाई के ऊपर छोटे छोटे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस माइक्रोविलाई होते हैं. तो जो ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई की सेल्स हैं और जो म्यूकोजा की एपिथेलियल सेल्स हैं दे बोथ सिक्रीट म्यूकस एज वेल एज सम एंजाइम्स. दैट जूस दैट सिक्रीशन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस और सक्यूस एंटेरिकस. तो इंटेस्टाइनल जूस किससे सिक्रीट होता है? एक तो म्यूकोजा की एपिथेलियल सेल्स के द्वारा और एक जो ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई की जो सेल्स हैं उनके थ्रू. तो जो टोटल सिक्रीशन सिक्रीट होता है दैट इज इंटेस्टाइनल जूस. नाउ दिस इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस. जो इंटेस्टाइनल जूस में है उसमें भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे डाइसैकेराइडेजेस जो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे डाइपेप्टाइडेजेस जो प्रोटीन के जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं डाइपेप्टाइडेज उनके ऊपर काम करते हैं, लाइपेजेस जो फैट्स के ऊपर काम करते हैं और न्यूक्लियोसाइडेजेस जो न्यूक्लिक एसिड्स पे काम करते हैं. The mucus along with the bicarbonates from the pancreas protects the intestinal mucosa from the acid as well as provide an alkaline medium for the enzymatic activity. जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा म्यूकस सिक्रीट करती है और जो पैनक्रियाज से बाइकार्बोनेट आयन, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को गैस्ट्रिक एसिड के कोरोजिव एक्शन से बचाते हैं. And secondly, they provide an alkaline medium for the enzymatic activities. जो एंजाइम्स इंटेस्टाइन में काम करते हैं उनको एल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत पड़ती है तो ये उनको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं. जो सबम्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, सबम्यूकोजल ग्लैंड्स आर आल्सो हेल्प इन दिस.
जो सब म्यूकोजल ग्लैंड से म्यूकस सिक्रिएट होता है वो भी इन म्यूकोजा की जो ग्लैंड्स है उनकी इस एक्शन में हेल्प करता है. Proteins, proteases and peptones, partially hydrolyzed proteins in the chyme reaching the intestine are acted upon by the proteolytic enzymes of the pancreatic juice. Students, till here I have told you what are the different secretions and what are their enzymes. Now I will tell you what are the different actions of the different enzymes. First, I will take proteins. As I told you in previous lecture, protein is broken down into smaller peptides known as proteases and peptones in the stomach. Now, when these proteases and peptones reaches the duodenum, they are acted upon the proteolytic enzymes of the pancreatic juice. यहाँ duodenum में pancreatic juice के अंदर जो proteolytic enzymes है वो काम करेंगे. और वो कैसे डाइजेस्ट करेंगे? बेसिकली जो पैनक्रियाटिक जूस है उससे तीन प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज होंगे. प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कीमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिनोजन. ये तीनों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं जो पैनक्रियाटिक जूस से सिक्रीट होते हैं. इंटेस्टाइनल सेल्स एक एंजाइम सिक्रीट करेंगी एंटेरोकाइनेस. इस ट्रिप्सिनोजन पे ये एंटेरोकाइनेस काम करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में. ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेस कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में. अब ट्रिप्सिन जैसे मैंने पहले बताया था प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज और कीमोट्रिप्सिनोजन इनको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज से क्या बन गया? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. कीमोट्रिप्सिनोजन से बन गया कीमोट्रिप्सिन. ये ट्रिप्सिन फर्दर इन दोनों को एक्टिवेट कर देगा. ये जो पेप्टोन्स और प्रोटियोजीज जो स्टमक से आ रहे हैं उनके ऊपर काम करेंगे और उनको एमिनो एसिड्स और डाई और ट्राई पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे. जो डाई और ट्राई पेप्टाइड्स बच जाएंगी उनके ऊपर फिर जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से एंजाइम सिक्रिएट होते हैं पेप्टाइडेज, ये काम करेंगे और उनको फर्दर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे. अमीनो एसिड्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. Carbohydrates in the chyme are hydrolyzed by pancreatic amylase into the disaccharides, which are converted to the simple sugars by disaccharidases in the intestinal juice. स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया था ओरल कैविटी के अंदर जो स्टार्च होता है वो डाइसैक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 30% स्टार्च डाइसैक्राइड्स में कन्वर्ट हो पाता है. बाकी बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुँचता है वहाँ पे जो पैनक्रेटिक अमाइलेस है, जो बचे हुए 70% के ऊपर ये पैनक्रेटिक अमाइलेस काम करेगा और उसको डाइसैक्राइड्स में कन्वर्ट कर देगा. अब यहाँ पे पैनक्रियाज का काम खत्म हो जाता है. अब जो इंटेस्टाइन ने एंजाइम सिक्रेट किए हैं डाइसैक्राइडेजेस, ये डाइसैक्राइडेजेस इन डाइसैक्राइड्स के ऊपर काम करेंगे और इनको सिंपल ग्लूकोज, सिंपल सुगर्स के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज से ये दीज आर सिंपल सुगर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे. एंड दीज सिंपल सुगर्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम. जैसे स्टार्च के ऊपर जब पैनक्रियाटिक एमाइलेज काम करेगा ये इसको माल्टोस में कन्वर्ट कर देगा. माल्टोस के ऊपर माल्टेस काम करेगा, उसको 2 ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा. जो लैक्टोस है कार्बोहाइड्रेट के अंदर उसके ऊपर लैक्टेस एंजाइम काम करेगा, उसको ग्लूकोज प्लस लैक्टोस में कन्वर्ट कर देगा. जो सुक्रोज है कार्बोहाइड्रेट के अंदर उसके ऊपर सुक्रेस एंजाइम काम करेगा, उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोस में कन्वर्ट कर देगा. दीज माल्टोस, लैक्टोस एंड सुक्रोज, these are disaccharides. Fats are broken down by lipases with the help of bile into the di and monoglycerides and then into glycerol and fatty acids. यहाँ तक हमने प्रोटीन्स का डाइजेशन पढ़ लिया. प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड्स हैं. कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन पढ़ लिया, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो सिंपल सुगर्स हैं.
अब फैट्स का डाइजेशन। फैट्स का बकल कैविटी, ओरल कैविटी में कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ था। स्टमक में मैंने बताया था सिर्फ 10 to 20% ऑफ गैस्ट्रिक ऑफ फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय द गैस्ट्रिक लाइपेज। रेस्ट 80 to 90% ऑफ दिस फैट इज कन्वेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब ये फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहाँ पे फैट के ऊपर बाइल काम करता है और उसको इमल्सिफाइड फैट बनाता है। जैसा मैंने अभी ऊपर बताया है, बाइल जो है फैट का इमल्सिफिकेशन करता है और उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। इमल्सिफाइड फैट के ऊपर पेनक्रिएटिक लाइपेज, दिस इज पेनक्रिएटिक लाइपेज, दिस इज द लाइपेज विच हैज बीन सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। वो काम करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड के अंदर। डाइग्लिसराइड के ऊपर फर्दर पेनक्रिएटिक लाइपेज काम करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड के अंदर। मोनोग्लिसराइड पे फर्दर पेनक्रिएटिक लाइपेज काम करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इमल्सिफाइड फैट के ऊपर जो इंटेस्टाइन ने लाइपेज एंजाइम रिलीज किया है, वो भी काम करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा मोनोसैकेराइड्स और फैटी एसिड्स के अंदर। जो ये मोनोसैकेराइड्स है, ये फर्दर उसके ऊपर पेनक्रिएटिक लाइपेज काम करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। सो आर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन आर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड दीज आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। So major digestion of the fat take place in the small intestine. Now students, I told you there are three major constituents of the food, which are carbohydrates, fats and proteins. And there are two components of food which are essential but are required in trace quantities, which are vitamins and minerals. Till now we have studied the digestion of carbohydrates, fats and proteins. And as I earlier told you, vitamins are small enough and they do not require digestion. They are absorbed directly into the blood stream. Minerals are also passed directly to the large intestine, and there they are directly absorbed into the blood stream. Now there is one more component of the food, that is nucleic acid. This is not essential but is present in the food. This is also required to be digested. So nucleic acid is required to be digested and is present in the food, but is not essential component of the food. Our body itself can synthesize nucleic acid, but as it is present in the food, so its digestion is also required. Nucleases in the pancreatic juice acts on the nucleic acids to form nucleotides and nucleosides. When we have food, their nucleic acids are present in the form of nucleoproteins. Protein part digestion we have covered. Now nucleic acid part. Over these nucleic acids, the enzyme nuclease will work. This will convert nucleic acid into nucleotide, and over this nucleotide enzyme is nucleotidase will work and will break down this nucleotide into phosphate and nucleoside. And over this nucleoside, as the name suggests, nucleoside, enzyme is nucleosidase. Nucleosidase will work and will convert this nucleoside into base and ribose. So there are three end products of nucleic acid digestion: phosphate, base and ribose. Ribose and deoxyribose, depending upon whether nucleic acid is DNA or RNA, these two sugars are released, ribose or deoxyribose. The breakdown of biomacromolecules mentioned above occurs in the duodenum region of the small intestine. ये जितना भी इंटेस्टाइन में हमने डाइजेशन पढ़ा है, ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के सिर्फ ड्यूडेनम पार्ट में ही हो जाता है. The simple substances thus formed are absorbed in the jejunum and ileum.
जो इससे सिंपल सब्सटेंस जस्ट लाइक सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स जो रिलीज होते हैं, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो बचा हुआ पार्ट है जेजुनम और इलियम, जेजुनम इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इलियम इज द थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और एब्जॉर्ब कहाँ होते हैं? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन कुछ ऐसा भी पार्ट बच जाता है जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है और जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता स्मॉल जेजुनम और इलियम में, वो सारा वेस्ट मैटर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पास ऑन हो जाता है। नाउ वी विल स्टडी व्हाट हैपेंस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है क्योंकि सारा डाइजेशन हमारा ड्यूडेनम पार्ट में कवर हो जाता है और एब्जॉर्प्शन हमारा इलियम और जेजुनम में कवर हो जाता है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लार्ज इंटेस्टाइन? द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। जो मिनरल्स बच जाते हैं, जो एक्सेस वाटर होता है और कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ जो हम खाते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। सो इन लार्ज इंटेस्टाइन मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन and absorption of water, minerals and certain drugs, and second is secretion of mucus which helps in adhering the waste particles together and lubricating it for an easy passage. लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकस सीक्रेट होता है जो उन अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स से अटैच हो जाता है और उनके इजी पैसेज में हेल्प करता है। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस कॉल्ड फीसिस enters the cecum of the large intestine. जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब पार्ट होता है वो इस इलियम से, ये इलियम पोर्शन है, दिस इज सीकम पोर्शन एंड इन बिटवीन दिस टू इज इलियोसिकल वॉल। ये इस इलियोसिकल वॉल के थ्रू सीकम में एंटर कर जाता है और जैसे ही ये वेस्ट मैटर इसमें एंटर करता है इलियोसिकल वॉल क्लोज हो जाती है and it prevents the back passage of waste matter into the ileum. It prevents the back passage of waste matter into the ileum. So you may be asked, what is the function of ileocecal valve? Ileocecal valve prevent the back passage of food material into the ileum, which prevents backflow of the fecal matter. It is temporarily stored in the rectum till defecation. And whatever stool is formed in the large intestine, that is temporarily stored in this rectum portion of the large intestine. So you may be asked where the fecal matter is temporarily stored. Then you have to answer rectum. Now, control of gastrointestinal tract. Students, as you have seen, there are so many activities which are taking place in the gastrointestinal tract for the digestion of food. How all this is coordinated? How all this is happening? ये सब कैसे हो रहा है? तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को? तो ये हम इस पार्ट में स्टडी करेंगे। The activities of the gastrointestinal tract are under neural and hormonal control for proper coordination. तो दो टाइप का कंट्रोल होता है, एक न्यूरल कंट्रोल होता है, एक हार्मोनल कंट्रोल होता है। पहले हम न्यूरल कंट्रोल स्टडी करेंगे। न्यूरल कंट्रोल जो नर्व्स के थ्रू, जो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। द साइट, स्मेल एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। आपको पता है जैसे कि अच्छा खाना देखते हैं मुंह में पानी आ जाता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरल कंट्रोल। क्योंकि जैसे ही हमने अच्छा खाना देखा, आंखों से स्टिमुलस ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन से सिग्नल सलाइवरी ग्लैंड तक आएगा और वो सलाइवा सिक्रेट कर देंगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूरल कंट्रोल। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल। जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स से सलाइवा कंट्रोल होता है, ऐसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन भी न्यूरल कंट्रोल के अंडर में होता है। जैसे ही खाना स्टमक में पहुंचता है, सिग्नल ब्रेन के पास जाता है, वहां से
वापस सिग्नल स्टमक के पास आता है और उसकी मस्कुलर लेयर कॉन्ट्रैक्ट करती है और पेरिस्टालसिस शुरू हो जाती है। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल can also be moderated by neural mechanisms, both local and through CNS. Muscular activities of the different parts of the alimentary canal can also be moderated by neural mechanisms, both local and through CNS. CNS का अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया है एक, जैसे सलाइवा सिक्रेट होता है। अब मस्कुलर एक्टिविटीज़ में भी मैंने अभी आपको कहा, जैसे ही खाना आपका स्टमक में पहुंचेगा, सिग्नल ब्रेन तक जाता है, ब्रेन से सिग्नल वापस मस्कुलर लेयर में आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और खाने को शेक करके गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स कर देती है। जैसे ही खाना आपका ड्यूडेनम में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहाँ पे भी वहाँ से सिग्नल ब्रेन को जाता है, वहाँ से वापस सिग्नल उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की मस्कुलर लेयर में आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, वहाँ पे खाने को इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिक्स कर देती है। ये सब कंट्रोल आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू चलता है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लोकल? दिस इज अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वट एवर आई हैव टोल्ड टिल हियर। देन व्हाट इज लोकल नर्वस सिस्टम? हमारी इंटेस्टाइन के अंदर लोकल नर्व्स का भी एक क्लस्टर होता है जिसको एंटेरिक प्लेक्सस बोलते हैं। लोकल नर्व्स का भी क्लस्टर होता है जो कुछ एक्शन अपने आप भी कोऑर्डिनेट करता है बगैर ब्रेन की, बगैर स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प के। दैट इज कॉल्ड लोकल नर्वस कंट्रोल। एग्जाम्पल, ओपनिंग ऑफ इलियोसिकल वाल्व इज एसोसिएटेड विद द पेरिस्टालसिस ऑफ इलियम लीडिंग टू द इवैक्यूएशन ऑफ डाइजेस्टेड कंटेंट्स इनटू द सीकम। जैसे ही खाना इलियोसिकल वाल्व पे पहुंचता है और इलियोसिकल वाल्व खुलती है, वैसे ही सिग्नल इलियम पे पहुंच जाता है और इलियम में पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और वो बचे हुए खाने को सीकम के अंदर पुश कर देती है। ये एक लोकल कंट्रोल होता है। इलियोसिकल वाल्व से सिग्नल जाता है इलियम पे, इलियम कॉन्ट्रैक्ट करती है और वापस खाने को सीकम में धकेल देती है और जैसे ही खाना सीकम में पहुंच जाता है इलियोसिकल वाल्व बंद हो जाती है। इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है यहाँ। सो दिस इज ए लोकल कंट्रोल ऑफ द एंटेरिक प्लेक्सस। सो आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल, आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ लोकल नर्वस कंट्रोल ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक। नाउ दिस वाज द न्यूरल कंट्रोल and another control over the alimentary tract is of hormones. Hormonal control of the secretion of digestive juice is carried out by the local hormones produced by the gastric and intestinal mucosa. जो लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी डाइजेस्टिव प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी फिर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिन, मैंने जब आपको स्टमक में डाइजेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था जी सेल्स होते हैं, दीज आर दी जी सेल्स जो ग्रीन कलर के हैं। जी सेल से गैस्ट्रिन सिक्रेट होता है। ये गैस्ट्रिन पैराइटल सेल्स पे काम करता है और पैराइटल सेल्स HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टिमुलेट करते हैं। तो बेसिकली गैस्ट्रिन इज हार्मोन। सो दिस हार्मोन कंट्रोल्स द secretion of hydrochloric acid from the parietal cells. So in this way, local hormones also control the functions of the digestive tract. Students, I am finishing here. In next lecture, I will cover absorption of food in the alimentary tract. If you have any doubts related to this topic, do mention in the comment box. We will answer you as much as possible. स्टूडेंट्स, अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से आप इस लेक्चर के नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।